हेलो एवरीवन। इसके पहले हम लोगों ने टोटल 10 लेसन्स देख लिया है और ये मेरा है लेसन नंबर 11। लेसन नंबर 11 में बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं। जैसे कोयला गोसीकरण, अभी इस बारे में हम लोगों ने बात नहीं किया है पीछे के लेसन्स में। इसके अलावा द्रवीकरण पे भी बात करेंगे, गैसिफिकेशन, लिक्विफैक्शन, गोवर्धन स्कीम और हाइड्रोजन ईंधन। इन सारी चीज़ों पे यहाँ पे बात करनी है। और आप जैसा जानते हैं कि जो कोर्सेज़ मैं लेकर आपको पढ़ा रहा हूँ उसमें जो कोर्सेज़ आप अभी सुन रहे हैं ये कोर्सेज़ आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ना तो फिज़िकल क्लासेस में जहाँ मैं फ़ेस टू फेस क्लासेस पढ़ाता हूँ, और ना तो कहीं पहले की क्लासेस में जो कहीं आपने कोई रिकॉर्डेड क्लासेस देखी हो पुरानी। तो क्योंकि इस कोर्स को मैंने खुद डिज़ाइन किया है। इसके पहले के सारे कोर्स कोई कोचिंग इंस्टीट्यूशन वाले या तो डिज़ाइन करते हैं या तो फिर ऑनलाइन वाले, ये ऐसे ऐसे ख़त्म कर दो जितना जल्दी हो सके। यहाँ कोई जल्दीबाजी नहीं है, एक एक चीज़ों को बहुत इत्मीनान से लेकर धीरे धीरे कोर्सेज़ बन रहे हैं और आपको मिल रहे हैं। सो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ये कोर्स आपको पहले कभी मैंने ना पढ़ाया है कहीं और ना आगे कहीं पढ़ाऊँगा जैसा मुझे पता है, ठीक है। तो इन कोर्सेज़ को बहुत ढंग से कीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। और इन चीज़ों में कुछ चीज़ें और हैं जो आपको धीरे धीरे बताता रहता हूँ। मेरे बारे में आपको बता दूं, मेरा नाम डॉक्टर रवि अग्रहरी है और आप सब मुझे बेहतरीन तरीके से जानते हैं। मेरी किताबें जो हैं वो आप लगातार पढ़ रहे हैं। मैकग्रा हिल पर मेरी विज्ञान तकनीकी और पैरामठ दोनों ही किताबें आती हैं, इन्हें आप ज़रूर पढ़ेंगे। 18 साल से अधिक साल हो गए बच्चों आप लोगों के साथ पढ़ते पढ़ाते हुए। और मेरी संस्था है पूर्वांचल आईएएस के नाम से, जहाँ मैं आपको फ़ेस टू फेस कक्षाएँ देता हूँ। दिल्ली की सारी टीम आपको यहाँ पर कक्षाएँ देती है। अगर आप मुझसे और मेरी टीम से फ़ेस टू फेस क्लासेस करना चाहते हैं तो पूर्वांचल आईएएस एक विकल्प है जहाँ वहाँ पे क्लास कर सकते हैं। ये मेरे कुछ सोर्सेज हैं जहाँ पे आप मुझे हमेशा मेरे साथ जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पे देख सकते हैं टेलीग्राम चैनल आपके सामने है। यहाँ पर एक टेलीग्राम जो मेरा अपना पर्सनल है, जहाँ पे मेरे आपके अपडेट्स होते रहते हैं। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है टेलीग्राम का दूसरा जहाँ डिस्कशन फोरम है, जहाँ अपने डिस्कशंस वगैरह भी देते रहते हैं। तो ये टेलीग्राम एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप मेरे साथ हमेशा ही जुड़े रहिए। आई सजेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। मेरा फेसबुक पेज है जहाँ पर आप मेरे सोशल मीडिया नेटवर्किंग पे भी जुड़ सकते हैं, साथ ही साथ इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी आप देख सकते हैं। और ये यूट्यूब है जहाँ पर आपको मैं बार बार बोलता हूँ मेरे करंट अपडेट्स आपको यहीं मिलेंगे भविष्य में, और साथ साथ यहाँ पे आपको करंट अपडेट्स मैं देता भी रहता हूँ। और आगे आपको लिए चलता हूँ, धीरे धीरे चीज़ों को आपको समझाता जाता हूँ। आइए बात करते हैं फाइनली हम लोग कोयला गैसीकरण और द्रवीकरण, जहाँ गोवर्धन योजना और साथ साथ हाइड्रोजन ईंधन वगैरह पे हम लोग यहाँ चर्चा करने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम लोग देखने वाली चीज़ें हैं क्या, ओके। देखिए अभी तक इसके पहले के लेसन्स में आपने कोयले को देखा था। कोयले में आपने देखा था कि कोयला काफ़ी हद तक अच्छा है। अच्छा इसलिए है क्योंकि आज लगभग 60% पावर जनरेशन पूरी दुनिया का कोयला के द्वारा ही होता है। और वहीं दूसरी तरफ कोयला काफ़ी नुकसान है, क्योंकि कोयले से अच्छा खासा प्रदूषण भी होता है। सो अब मैं एक अलग विकल्प की तरफ जा रहा हूँ, जिस विकल्प का नाम है कोयला गैसीकरण और कोयला द्रवीकरण, जैसे आप कोल गैसिफिकेशन लिक्विफैक्शन के नाम से जानते हैं। क्या होता है कोयला गैसीकरण और लिक्विफैक्शन, वो चीज़ें मैं आपको यहाँ धीरे धीरे समझाता हूँ। देखो दोस्त, ऐसा है कि कोयला और गैस की अगर हम एक डिस्कशन करें, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। पहले के लेक्चर से मैंने आपको अच्छी तरीके से चीज़ें समझाई हुई हैं कि जब मैंने इसके पीछे का लेक्चर बताया था तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी। पता है क्या बताया था? मैंने कहा था कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में। मैंने आपको बोला था कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में। कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में मैंने आपको क्या बोला था? यही बोला था कि जो फ्यूल जलते हैं ना, उसके जलने के बाद जो ऊर्जा या ऊष्मा निकलती है उसको हम कैलोरीफिक मात्रा कहते हैं। और कैलोरीफिक मात्रा जब मैंने आपको पीछे के लेक्चर में पढ़ाया हुआ है, इसके ठीक पीछे वाले लेसन में मैंने कहा था, देखो बच्चा, सबसे कम आपका कोयला का था। आई होप आपको रिमेंबर होगा, कोयले का था। उसके बाद जो पेट्रोलियम पदार्थ थे उसके थे, ठीक है। किसका था? पेट्रोलियम पदार्थ का था। उसके बाद जो था वो किसका था बच्चा? उसके बाद जो था वो आपका था एलपीजी का था। उसके बाद आपका सीएनजी का था। और उसके बाद मैंने आपको हाइड्रोजन ईंधन के बारे में बताया था। और मैंने कहा था देखो ये एक ऑर्डर है कैलोरीफिक मात्रा का। सबसे कम आपको कैलोरीफिक मात्रा कहाँ मिली थी? कोयले में। सबसे अधिक आपको कहाँ मिली थी? हाइड्रोजन में। और मैंने आपको कहा था देखो जब आप ऊपर से नीचे आ रहे हो तो कैलोरीफिक मात्रा बढ़ रही है। कैलोरीफिक मात्रा कैसे कैसे है? बहुत ही सिंपल भाषा में बोलूँगा, किसी ईंधन के चलने के बाद उससे जो विमुक्त होने वाली ऊर्जा या ऊष्मा होती है उसे हम कहते हैं कैलोरीफिक मात्रा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो कोयले से लेकर हाइड्रोजन तक तो सबसे ज़्यादा ऊष्मा ऊर्जा कहाँ मिल रही बच्चा? हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज़्यादा है।
और अगर मैं आपसे ये पूछूं, ये बताओ कि कितने प्रवृत्ति के ईंधन हम लोग प्रयोग में लाते हैं, तो आप जानते हैं सर ठोस लाते हैं, सर द्रव लाते हैं और गैस लाते हैं। और अगर नीचे की तरफ अगर अगर कैलोरीफिक वैल्यू की मात्रा बढ़ रही है, इसका सीधा का सीधा अभिप्राय है कि गैसीय प्रवृत्ति के ईंधनों की जो कैलोरीफिक मात्रा होती है वो सर्वाधिक होती है। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर हम कोयला गैसीकरण की बात करें, दिमाग लगाइएगा, या फिर कोयला द्रवीकरण की बात करें, पहले कंसेप्ट समझ लो। अगर मैं कोयला गैसीकरण या कोयला द्रवीकरण की बात कर रहा हूं तो लॉजिक समझना, कोयला जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है, सॉरी बहुत कम है, और इसी को जब हम लिक्विड में या फिर गैसेस में अगर हम कन्वर्ट कर दें, और लिक्विड और गैस की कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, यानी कहने का सीधा अभिप्राय है कि कोयले की ऊष्मा को हम बढ़ा सकते हैं अगर उसको हम द्रव या गैसीय प्रवृत्ति के ईंधनों में परिवर्तित कर सकें तो। और भारत के साथ आपने एक चीज़ और पढ़ा है, इसके ठीक पहले के लेक्चर में मैंने आपको बोला था, भारत दुनिया में वह राष्ट्र है जहां पर कोयला तो अच्छी खासी मात्रा में है, लेकिन बच्चा कोयला की गुणवत्ता हमारे यहाँ अच्छी नहीं है, यानी हमारे यहाँ अच्छी गुणवत्ता का कोयला नहीं है। इस बारे में मैंने आपको इससे पीछे की वीडियोस में बात किए हुए है। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर कोयला अच्छा नहीं है तो कोयले से अगर हमने उसको परिवर्तित कर उसे गैसीकरण या द्रवीकरण कर लिया तो उसकी कैलोरीफिक मात्रा बढ़ जाती है, और कैलोरीफिक की गुणवत्ता ज़्यादा हो जाने से कोयले की गुणवत्ता बढ़ जाती है। तो वही चीज़ है जो मैं यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, जिसको लेकर मैं आपको समझा रहा हूँ, कोयला गैसीकरण और कोयला द्रवीकरण। अब आइए बैक होते हैं इस टॉपिक की तरफ। इस टॉपिक का मैंने आपको सारा का सारा कंसेप्ट समझा दिया है। अब कोयले के अगर हम गैसीकरण और द्रवीकरण की बात करें, अगर हम कोयले के द्रवीकरण और गैसीकरण की बात करें तो सीधी की सीधी बात हो गई, आपको समझ में आ गया कोयले में एक्चुअल में होता क्या है, कार्बन होता है, और कोयले में जो ईंधन है एक्चुअल में हाइड्रोकार्बन होता है, कार्बन हाइड्रोजन दोनों होता है, जिसमें कार्बन जलता है। और वही कार्बन जो जलता है जो कोयले के अंदर, उसी कार्बन से हम क्या करते हैं, कोल गैसीकरण की प्रक्रिया में उससे सिन गैस का निर्माण करते हैं। सिन गैस नाम क्यों रखा गया, संश्लेषित गैस। सिन गैस यहां रिप्रेजेंट करता है सिंथेटिक गैस। बच्चा क्या रिप्रेजेंट करता है, सिंथेटिक गैस। और सिंथेटिक गैस का मतलब क्या होता है, संश्लेषित गैस। इसका सीधा मतलब है कि यहाँ पर हम लोग सिंथेटिक गैस बनाने वाले हैं। सिंथेटिक गैस क्या होता है, सिंथेटिक याद रखिएगा, ये प्रकृति में नहीं पाया जाता है, ये संश्लेषित होता है, उसी संश्लेषित से बना है सिन गैस या सिंथेटिक गैस। अब यहाँ देखिए हम करते क्या है, किसी कोयले को लेते हैं और कोयले को एक कंटेनर के अंदर रखते हैं। कोयले क्या करते हैं, कंटेनर के रखते हैं। अभी आपको एक पिक्चर पे दिखाता हूँ। तो कोयले को हम क्या करते हैं, कंटेनर के अंदर रखते हैं, और उस कंटेनर के अंदर जो पूरी की पूरी प्रक्रिया करते हैं, उसके अंदर हम अच्छा खासा टेम्परेचर और अच्छा खासा प्रेशर मेंटेन करते हैं, यानी अच्छा खासा तापमान और अच्छा खासा दबाव यानी दाब जो है वो मेंटेन करते हैं। और उसी तापमान और उसी दाब की वजह से यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, कोयले से गैस का निर्माण करते हैं। कौन सा गैस आता है, कैसे आता है, अभी ये सारी चीज़ें आपको दिखाता हूँ। तो देखिएगा यहाँ पर कोयले को हम करते हैं बहुत ही अधिक उच्च तापमान पर, उच्च तापमान और दबाव वाले कंटेनर में, जिसको हम बोलते हैं गैसीफायर। गैसीफायर या गैसीफायर के अंदर हम क्या करते हैं, बहुत अच्छा खासा टेम्परेचर, देखिए ना, लगभग 2600 डिग्री फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, और अच्छा खासा प्रेशर जो आपको दिख रहा होगा लगभग 1200 साइजी तक का प्रेशर हम मेंटेन करते हैं। और यहाँ पर इस पूरे के पूरे कंडीशन में हम क्या करते हैं, कुछ ऑक्सीजन और जल की उपस्थिति में हम उस कोयले को यहाँ जलाते हैं। और यहीं पर कुछ ऑक्सीजन और जल की उपस्थिति में, ऑक्सीजन यानी वायु में कहने का मतलब है दोस्त कि जब हम इनको जलाते हैं उसके फलस्वरूप यहाँ पर कुछ गैसों का निर्माण होता है, जिसे मैंने बोला था ये प्रकृति में पाई जाने वाली गैसें नहीं है, ये हमने कृत्रिम तरीके से बनाए, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, सिंथेटिक यानी संश्लेषित या सिन गैस। इन सिन गैसेज में क्या क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, हाइड्रोजन होता है, मीथेन होता है, नाइट्रोजन, और साथ साथ कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण भी होता है। इवन मैं आपको बोलूं तो सिन गैस से मुख्य गैस जल्दी जिसको बोला गया वो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को बोला गया, पर इसके अलावा और भी गैसें होती हैं। क्योंकि आपके पेपर में एक प्रश्न है जो अक्सर यूपीएससी पूछता है, केवल, तो केवल वाले से याद रखिएगा, नहीं भाई, सिन गैस में सिर्फ CO और हाइड्रोजन नहीं होता। अब आप मुझे एक बात बताओ, यहां पर हाइड्रोजन अगर मिला है, मीथेन मिला है, तो क्या ये जलते हैं कि नहीं जलते हैं, जलते हैं। और अगर हाइड्रोजन और मीथेन जलते हैं तो किस प्रवृत्ति के होते हैं, गैसीय प्रवृत्ति के। और गैसीय प्रवृत्ति के ईंधनों की कैलोरीफिक मात्रा क्या होती है, सर्वाधिक। तो देखिए यहाँ पर कितना फायदा आपको मिलने वाला है। ओके, ये चीज आपको साफ साफ दिख रही है कितना फायदा मिलने वाला है। लेकिन अब आप में से कुछ विद्यार्थी मेरे से पूछ सकते हैं, सर यहाँ पे तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी, हाँ तो क्या हुआ, यहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रहा है बच्चा, वो एक जगह पे एक क्रम में निकल रहा है, तो ठीक है ना, वहाँ स्क्रबर लगा दो। स्क्रबर पर्यावरण में आपको बताऊंगा ऐसी चीजें होती हैं जो किसी जगह से कोई प्रदूषण वाली गैसें निकलती हैं तो उनको अवशोषित कर लेती हैं, और अगर अवशोषित कर लेती हैं तो वायु में इस तरह के प्रदूषण जो होते हैं वो नहीं होते हैं।
हैं। तो कहने का सीधा अभिप्राय है यहाँ पर कि कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड से कोई नुकसान होने वाला नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही नियंत्रित तरीके से एक आउटिंग है, एक आउटलेट है, वहीं से निकल रहा है। तो वहां पर स्क्रबर लगाकर इनको रोक दीजिए। तो मेरे ख्याल से आप समझ चुके हैं। वहीं पर आप हाइड्रोजन और मीथेन जैसे गैसेस को प्रयोग में ले आइए, उसको फिर साफ कीजिए, सफाई कीजिए, उसका एक अलग ही प्रोसेस, अलग ही प्रक्रिया है, और इसके द्वारा फिर इसको आप प्रयोग में ला सकते हैं। और आगे आपको लिए चलते हैं, धीरे धीरे चीज़ों को समझते हैं कि बहुत ही मजेदार टॉपिक है। और यहाँ पर ये मैं पूरा का पूरा ही लेक्चर है जो आपको यहाँ पर कई सारे टॉपिक्स हैं जो एक साथ लेकर करा रहा हूँ, याद रखिएगा। ओके, बिल्कुल घबराइएगा नहीं, जो चीज़ें मैं कोर्स आपको करा रहा हूँ अच्छे से कीजिए। 6th एडिशन की किताब, 7th एडिशन की किताब, ये दोनों आपको पूरी कवर होगी। ओके, चलेगा आगे। अभी तो आपको मार्केट में 6th एडिशन की ही किताब अवेलेबल है। चलिए, अब गैसीकरण के लाभ क्या क्या है। देखिए, काफ़ी चीज़ें तो आप पहले ही मुझसे सुन चुके हैं, क्या लाभ होने वाला है। सबसे पहली चीज़ आपको ये दिख रही है, अच्छा खासा आपको दिख रहा है कि भाई ये स्वच्छ है और गैसीय प्रवृत्ति के ईंधन अच्छे तरीके से जलते हैं, और जो भी ईंधन अच्छे तरीके से जलता है उससे प्रदूषण बहुत ही कम होता है। तो पहली चीज़ आपको मिली कि अच्छी तरीके से जलता है, इसलिए एक तरह का स्वच्छ ईंधन हम इसे बोल सकते हैं। इससे वायु में प्रदूषण की मात्रा जो होती है काफ़ी कम होती है, और इसकी दक्षता भी बहुत ज़्यादा होती है। क्यों दक्षता ज़्यादा होती है? क्योंकि कैलोरीफिक मात्रा अधिक होती है, जो मैंने अभी आपको समझाया था। और इसी कैलोरीफिक मात्रा ज़्यादा है तो एवरीबडी नो हाउ मच इट इज गुड फॉर एवरीवन गाइस, है ना, फॉर एवरीवन। अब देखिए, यहाँ पर एक चीज़ और देखिएगा, इसी गैस टरबाइन से हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसी ईंधन को जलाते हैं। जो सिंथेटिक गैस में जैसे हाइड्रोजन है या मीथेन, इस तरह की गैसेस को जलाते हैं, और जलाने के बाद फिर ऊष्मा निकालते हैं, और इसी ऊष्मा से फिर हम क्या करते हैं बच्चा, बिजली बनाते हैं। आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए हमें ऊष्मा चाहिए। मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि कोयले से हम कैसे विद्युत बनाते हैं, शायद आपको याद होगा। फिर से मैं छोटी सी एक झलक आपको दे देता हूँ। मैंने आपसे क्या कहा था बच्चा, मैंने यही बोला था कि कोयले से विद्युत कैसे बनाते हैं। यहाँ देखिएगा, मैंने कहा एक काम करो आप, है ना, फिर से देखो, मान लो एक काम करो आप, कोयला ले लो दोस्त, ये देखो, ये क्या, ये कोयला ले लो, ये कोयला ले लो, ठीक है, ये क्या है, ये कोयला है, गॉट इट, ये कोयला है। यहाँ पर क्या करो, यहाँ पर एक प्रेशर कुकर ले लो। चलो, एक प्रेशर कुकर ले लिया, प्रेशर कुकर में आप क्या ले लो, जल ले लो, ठीक है, जल ले लो। अब एक बात बताओ, जब कोयला जलेगा तो यहाँ से क्या निकलेगा, कोयला जलेगा बच्चा तो यहाँ से ऊष्मा निकलेगी। कोयला जलेगा तो यहाँ से क्या निकलेगा, ऊष्मा निकलेगी। ये ऊष्मा जब निकलेगी यहाँ से, तो उस ऊष्मा से जल होगा, गर्म होगा, और जब गर्म होगा तो यहाँ पे बहुत तेजी से स्टीम निकलेगा, वाष्प निकलेगा, उसका एक प्रेशर होगा। वो स्टीम या वाष्प को आप ले जाइए और ले जाके उसको एक टरबाइन से जोड़ दीजिए। किससे जोड़ दीजिए बच्चा, इसको ले जाके आप टरबाइन से जोड़ दीजिए। टरबाइन समझिए, एक तरह का पंखा समझिए, बहुत ही देसी भाषा में। जब उससे जुड़ जाता है, अच्छी तरह से तेजी से प्रेशर आता है, और जब ये स्टीम का प्रेशर आता है तो टरबाइन बहुत तेजी से घूमता है, और जब टरबाइन तेजी से घूमता है तो भौतिकी में इसको कहते हैं बच्चा यांत्रिक ऊर्जा। अंग्रेजी भाषा में, आप आंग्ल भाषा में कह सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी आ जाती है। और ये मैकेनिकल एनर्जी को अब आप क्या करते हैं, इसी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका नाम मेरे ख्याल से आप में से हर बच्चा जाता है, जिसे हम डायनेमो या जनरेटर कहते हैं। यही डायनेमो क्या करता है, इस यांत्रिक ऊर्जा को कन्वर्ट कर विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। क्या कर देता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तो जब तक है कोयला तब तक है विद्युत, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। लेकिन हाँ, इस प्रोसेस में जब यहां से कोयला जला तो अच्छा खासा CO2, अच्छा खासा SO2, अच्छा खासा नॉक्सेस, इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड और अन्य गैसें भी वायुमंडल में आती हैं। लेकिन अभी मैंने आपको क्या बोला, अगर मैं यही हीट का सोर्स, अगर मैं मीथेन दे दूं, अगर इसी हीट का सोर्स मैं हाइड्रोजन गैस दे दूं, इस तरह की चीजें दे दूं, बच्चा यहां देखो किसी भी तरह का यह प्रदूषण नहीं आ रहा। और दूसरी चीज, इसकी क्षमता जो है ऊष्मा जनित करने की, वो कई गुना ज्यादा है। तो आपको खुद समझ में आ रहा है कि कितना बेहतरीन होगा। चले और आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे इन चीजों को समझते जाइएगा। ये चीजें बहुत ही एग्जॉस्टिव तरीके से, ढंग से चीजें समझा रहा हूं। अब बात यह है कि चिंताएं और चुनौतियां क्या। देखिए, अब आप कहोगे सर अभी तो आप बता रहे थे कि कोल गैसीकरण हर मामले में बेहतर है, अब आप कह रहे हैं इसके साथ चिंताएं भी हैं। बिल्कुल, हर चीज का कोई ना कोई प्रॉस और हर चीज का कोई ना कोई कॉन्स होता है। क्या है चिंताएं, हम आपको बताते हैं। इधर देखिए, इसकी चिंताओं में क्या चीजें आती है। देखिए, गैसीकरण की प्रक्रिया में जो ऊर्जा उत्पादन हो रहा है के दौरान यहां जल भी अच्छा खासा दूषित होता है। जिन एरिया में गैसीफर लगे हुए हैं वहां पर जल की मात्रा में ही गैसीकरण की प्रक्रिया होती है। यहाँ पर अच्छी खासी मात्रा में जब कोयले वगैरह को हम यूज करते हैं गैसीकरण में, उसकी सफाई करते हैं, इस तरह के प्रोसेस से गुजारते हैं, कोल क्लीनिंग वगैरह के नाम से जब आप किताब पढ़ोगे मेरी 6th एडिशन की, 7th एडिशन की या 5th एडिशन की, उसमें चीजें लिखी हुई हैं। तो वहां पर क्या होता है, अच्छी खासी मात्रा में जल प्रदूषित होता है। और ये जो जल प्रदूषित होता है, यही पानी में जो जल प्रदूषित हो रहा है, वो धीरे धीरे मृदा से होते होते लीचिंग
करके नीचे नीचे ज्यादा अवशोषित होकर जल में चला जाता है। कहाँ? वाटर टेबल में। वाटर टेबल में जब चला जाता है, वाटर टेबल में जब चला जाता है तो वाटर टेबल लगातार प्रदूषित होता रहता है, और वही वाटर टेबल जो है फिर वो जल के माध्यम से हमारे ड्रिंकिंग वाटर यानी पीने के पानी के साथ फिर हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरनाक भी हो सकता है। तो यहाँ कुछ चिंताएं हैं जो कि आप गैसिफिकेशन के केस में देख सकते हैं। देखिए एक छोटा सा पिक्चर है, पिक्चर आपको हर जगह दिख जाएगा। ओके, हर जगह दिख जाएगा। यहाँ पर एक छोटा सा इस पिक्चर में सब कुछ एक जगह ही दे रखा है, ठीक है। यहाँ इस पिक्चर के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो हो क्या रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर कोयला है और यहाँ पर जल है। इन तीनों को हमने गैसीफर में ले लिया और यहाँ अच्छे खासे टेम्परेचर पर, देखिए अच्छा खासा प्रेशर है, अच्छा खासा टेम्परेचर है। इस टेम्परेचर और प्रेशर में इस कंटेनर के अंदर हम इन चीज़ों को जला रहे हैं, और जलाने के बाद ये पूरा का पूरा तो बच्चा इनलेट हो गया। ये तो कंडीशन हो गया गैसीफर के अंदर किस तरह की कंडीशन चाहिए, ये तो वो इनलेट हो गया, इनपुट हो गया जिसकी जरूरत होती है, और ये पूरा का पूरा रिजल्ट हो गया जो आपके सामने है। इस पूरे प्रोसेस के अंदर जब अच्छे खासे टेम्परेचर पे आप इसको जलाते हैं तो यहीं पर सिनगैस या सिंथेटिक है, जहां मेन कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को कहते हैं, लेकिन इसके अलावा और गैसें भी होती हैं। और इसके अलावा बहुत सारे बाई प्रोडक्ट, अभी हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, स्लैग, कार्बन मोनोऑक्साइड, इस तरह की और भी गैसें होती हैं, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड को आप अवशोषित करा दीजिए एज अ व्हाट, स्क्रबर के द्वारा, मैं फिर बोल रहा हूं, और हाइड्रोजन को दे दनादन यूज कीजिए। हाइड्रोजन जिसकी कैलोरीफिक मात्रा सबसे ज्यादा है, गॉट इट, सबसे ज्यादा है। आगे लिए चलते हैं आपको। अब हम आपको बताते हैं दोस्त द्रवीकरण की तरफ। देखिए गैसीकरण आपको समझ में आ गया, अच्छी तरीके से समझ में आ गया, जितना आपके परीक्षा के अनुरूप चाहिए वो चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं। अब हम आपको लिए चलते हैं द्रवीकरण में क्या चाहिए। देखो द्रवीकरण के प्रोसेस में होता क्या है, आप मुझे एक बात बताओ, अगर हम ठोस को गर्म करें तो क्या होता है? सद्रव हो जाता है। अगर हम द्रव को गर्म करें तो वो भाप या वाष्प बन जाता है, यानी गैस बन जाता है। अगर हम उल्टा कर दें तो गैस को लेकर ठंडा करें, अगर ठंडा करें, उसको प्रेशराइज करें तो सर वो द्रव बन जाएगा, और उसको और ठंडा करें और प्रेशराइज करें तो सर वो द्रव ठोस बन जाएगा। एग्जैक्टली जो चीजें आपने द्रवीकरण की, सॉरी, जो चीजें आपने कोल गैसीकरण की प्रक्रिया में देखी हैं, उसी चीज को जो वहां पर बन कर आया बच्चा, उसी को अच्छे खासे प्रेशर और कम तापमान की कंडीशन में रखो, वो पूरा का पूरा गैस द्रवीकरण हो जाता है। ये कहलाता है कोल लिक्विफैक्शन या फिर कोल द्रवीकरण के नाम से, या कोल द्रवण भी कह सकते हैं इसको, है ना। कोल द्रवण के नाम से भी इसको बोला गया, द्रवीकरण, या इसको आप द्रवण भी बोल सकते हैं। अगर आप जाएंगे तो द्रवण भी बोला गया है कोल द्रवण के नाम से। अब यहां पर होता क्या है, कोल से हम लिक्विड बनाने की एक प्रक्रिया है, यानी आप कह सकते हैं सीटीएल प्रोसेस है, यानी कोल टू लिक्विड, तो इसको हम कह सकते हैं सीटीएल प्रोसेस है, ठीक है। तो हिंदी माध्यम में मैंने लिखा कि कोल टू लिक्विड तकनीकी है, जहां हम सीधा का सीधा जो भी गैस बन रहा है उसको कंप्रेस कर रहे हैं, और कंप्रेस करके उसी गैसीय ईंधन से हम डीजल या फिर गैसोलीन जैसे ईंधन का निर्माण कर रहे हैं, जो भी एक तरह का वैकल्पिक ऊर्जा का स्रोत है, विकल्प के रूप में भविष्य के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। यहां पर हम करते क्या है, कोयला के गैसीकरण में जो भी सिंथेटिक गैस बना है, जहां कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन मुख्य गैस होती है, मुख्य उत्पादन होता है, ठीक है। यहां पर हम करते क्या है, यहां पर कुछ कंडीशंस है, इस कंडीशन को याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस कंडीशंस में हम ले जाते हैं उन कोयल गैसीकरण की जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं, उनको क्या करते हैं, उनको हम अच्छे खासे दाब और अच्छे खासे तापमान पर ले जाए। मैंने क्या बोला, दाब और तापमान को कम कीजिए, दाब को बढ़ाइए, जो गैस होगा वो द्रव बदल जाएगा। सीधा का सीधा होगा क्या, लेकिन यहां पर कुछ उत्प्रेरक की भी आवश्यकता होती है, कोबाल्ट और लौह आधारित, है ना, जो आयरन वगैरह होते हैं, लौह आधारित उत्प्रेरकों यानी कैटलिस्ट की उपस्थिति में हम क्या करते हैं, इन्हीं सिंथेटिक गैस से जो अभी आप देख रहे थे, जो पीछे बना था, उसको हम द्रवीकरण कर देते हैं। ये पूरा का पूरा प्रोसेस है, ओके, ये पूरा का पूरा प्रोसेस है जो आपको यहां पर दिख रहा है। अब यहीं पर आपको एक चीज बताता हूं, यहां पर कुछ चीजें और हैं। इन सारी प्रक्रियाओं में जब हम तरलीकृत कोयला जलने वाले तेल की तुलना में, फिलहाल अगर हम देखें तो नॉर्मल तेल की तुलना में फिलहाल ये 2 गुना ज्यादा CO2 सर्जित करता है। याद रखिएगा, यहां पर एक नुकसान है गैसीकरण में, कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन फिर मैं बता रहा हूं, यहां पर जो भी प्रदूषण निकलता है वो एक नियंत्रित तरीके से निकलता है। अगर ओपन प्रदूषण होगा उसको रोक पाना आसान नहीं है, लेकिन जब नियंत्रित तरीके से प्रदूषण होता है बच्चा, उस पर हम कोई स्क्रबर या कोई चीज लगाकर, अभी आपको हिंट समझ में आ गया, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। यहां ध्यान रखिएगा, ये इसका एक निगेटिव है, जो इसका कॉन्स है, जो कि इसका डिसएडवांटेज है, कि तरलीकृत कोयला यानी कोल लिक्विफैक्शन से जो चीज बनी है वो जलाने के बाद तेल की तुलना में 2 गुना CO2 अधिक उत्सर्जित करता है, और साथ साथ यहां पर सल्फर डाइऑक्साइड का भी उत्सर्जन होता है। ये चीज है, लेकिन फिर मैं बता रहा हूं, यहां ऊष्मा की मात्रा ज्यादा है।
तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर कुछ ऐसे निगेटिव्स भी हैं, लेकिन फिर मैं बता रहा हूँ इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि सिस्टमैटिक तरीके से चीजें चल रही हैं। ठीक है, तो ये द्रवीकरण वगैरह जो था, ये चीजें मैंने आपको समझा दी हैं। ठीक है, यहाँ पर एक चीज और है जो द्रवीकरण को लेकर कुछ चीजें और लिखी गई हैं, जो मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ। देखिएगा, असल में कोल गैसीकरण और द्रवीकरण को लेकर यहाँ पर एक चीज बताऊं, सुनिएगा। यहाँ पर एक्चुअल में हम करते क्या है, ठीक है, कोल टू लिक्विड बना रहे हैं हम, और कोल टू लिक्विड बनाने में CO2 बन रहा है। तो यहाँ पर वैज्ञानिक करते क्या है, असल में आपके पर्यावरण में जो पर्यावरण का कोर्स होगा, आप सुनिएगा मेरा, जो समय के साथ धीरे धीरे आपको मिल जाएगा यहीं पर इसी एप्लीकेशन पे, पूर्वांचल इस ऐप पे मैं आपको बता रहा हूँ। वहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब कोल टू लिक्विड की बात करते हैं, ओके, जब कोल से लिक्विड बनाने की बात करते हैं, वहाँ पर जो CO2 निकलता है, CO2 का हम क्या करते हैं, जियो सिक्वेस्ट्रेशन करते हैं। ओके, जियो सिक्वेस्ट्रेशन करते हैं। जियो सिक्वेस्ट्रेशन का मतलब होता है जो लगातार CO2 की मात्रा बढ़ रही है उसको ले जाकर हम जमीन के नीचे उसको दबा देते हैं। ठीक है, देखो जियो सिक्वेस्ट्रेशन में क्या, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में क्या होता है, जो वातावरण में लगातार कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, उस कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम करने के लिए सिक्वेस्ट्रेशन किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड सिक्वेस्ट्रेशन किया जाता है। और इस प्रक्रिया में हम लैंड पे भी सिक्वेस्ट्रेशन करते हैं, जमीन के ऊपर और जमीन के नीचे भी करते हैं। तो यहाँ कहा गया उन CO2 को ले जाकर हम जमीन में नीचे काफी हद तक सुरक्षित तरीके से दबा देंगे। तो ऐसा नहीं है कि उन CO2 को हम बाहर निकालेंगे या वो ग्लोबल वार्मिंग करेंगे, ऐसा कुछ करने वाले नहीं हैं हम। तो यहां पर आपको जियो सिक्वेस्ट्रेशन के बारे में भी दिया गया है। इसका सीधा मतलब यह होता है कि कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, कार्बन को यहां से कैप्चर किया और ले जाकर उसको जमीन के नीचे दबा दिया, जिस प्रोसेस के लिए शब्द आता है जियो सिक्वेस्ट्रेशन। याद रखिएगा, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन ये आपके पेपर में एनवायरमेंट से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और इसी को ले जाकर इंजेक्ट करने की प्रक्रिया सिक्वेस्ट्रेशन कहलाती है। अब देखिए यहां पर क्या रिपोर्ट आता है, रिपोर्ट ये आता है जो केंद्रीय कोयला और खनन मंत्री हैं, जो केंद्रीय कोयला और खनन मंत्री हैं, फिलहाल उन्होंने ये बात बोली है कि हम कोयला गैसीकरण और द्रवीकरण पर अच्छा खासा काम करेंगे। और यहाँ उन्होंने एक लक्ष्य भी बना रखा है, इस लक्ष्य को ध्यान रखिएगा, आपके परीक्षा अनुकूल है ये। 2030 तक 4 लाख करोड़ से अधिक, 2030 तक 4 लाख करोड़ से अधिक के निवेश के साथ 100 मिलियन टन MT कोयला गैसीकरण का लक्ष्य रखा गया। तो ये देखिए, भविष्य में अगर हम इस विकल्प की तरफ जाते हैं तो अच्छी खासी मात्रा में हम लोग, ध्यान रखिएगा, अच्छी खासी मात्रा में हम लोग कोयले को नहीं जलाएंगे और कोयले के विकल्प रूप में। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह दबाव पड़ रहा है कि भाई देखो, दुनिया को हरितगृह गैस से बचाना है, तो इसका सीधा मतलब है कोयले को कम करना है, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई कारण है हरितगृह गैस के पीछे तो वो है कोयले का जलना, कोयले से जो विद्युत बनाते हैं। अगर आपने कोयले के विकल्प को कहीं तरीके से अगर आपने ढूंढ लिया जो आपको गैसीकरण की प्रक्रिया में दिख रहा है, तो अच्छा खासा पर्यावरण प्रदूषण को आप रोक सकते हैं। आगे लिए चलते हैं, आपको इधर आइएगा। अब यहां पर देखिए कुछ चीजें और हैं। सरकार कह रही है कि जो लोग इस तरह की प्रक्रिया में जाएंगे हम आपको 20% तक की रियायत भी देंगे। अगर आपका कोई एक्सपेंडिचर है, कुछ भी है, तो यहाँ 20% तक आपको छूट भी दी जाएगी। तो ये भी काबिल तारीफ है इवन सरकार की तरफ से। और इसके अलावा और बताऊं, इस पूरी की पूरी प्रक्रिया में जब आप कोल गैसीकरण और द्रवीकरण की प्रक्रिया करते हैं तो यहां जो चीजें बनती हैं उनसे हम यूरिया जैसे मतलब हम उर्वरकों का भी निर्माण कर सकते हैं, और उर्वरकों के साथ अन्य विभिन्न रसायनों का भी निर्माण होता है, जिसके भी अगर अलग अलग विकल्प हैं जिनको हम प्रयोग में ला सकते हैं। तो यहां पर आप देखिए यूरिया है ना, उर्वरक, यूरिया, ये सारी चीजें भी आपको मिलते हैं। अब हम आपको लिए चलते हैं गोवर्धन योजना के बारे में। देखिए गोवर्धन योजना भी काफी काफिले तारीफ है, और 21-22 के आसपास ये चीज भी न्यूज में रहा है। फिलहाल इस पे अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछे गए। आपको आगे के लेक्चर्स में मिलेगा एक टॉपिक बायोगैस आपको एक टॉपिक मिलेगा बायोगैस में आपको एक चीज बताऊं, ये चीज मैंने आपको पढ़ाई हुई है कि बायोगैस में हम गोबर गैस ले लेते हैं, गोबर ले लेते हैं, ओके, काऊ डंग वगैरह लेते हैं। गोवर्धन, गाय का धन, यहाँ गाय का जो गोबर है ना, उसको गाय का एक धन माना जा रहा है और उसको हम उपयोग में लाने वाले हैं। तो ये पूरा का पूरा बायोगैस सिस्टम है। इसी बायोगैस सिस्टम में जहां गाय के गोबर को मीथेन वगैरह बनाने के लिए प्रयोग में लाते हैं, उसकी एक योजना है जो सरकार ने बनाई है। पता है, इससे अच्छा खासा जो हमारे किसान हैं उनको अच्छे खासे मुद्रा यानी राजस्व की प्राप्ति होने वाली है। और यहां पर आपको बताता हूं, सरकार इसको लेकर भी काफी आशावादी है। देखिए आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, गोवर्धन स्कीम को लेकर आया कौन है। देखिए जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत पेयजल और स्वच्छता विभाग आता है,
और ये पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा ही जो भारत का अपना स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण 2 है, चरण 2 है, उसके तहत उसके अंतर्गत गोवर्धन स्कीम को लाया गया है। फिलहाल गोवर्धन जो है इसका एक पूरा नाम है। इस गोवर्धन का पूरा नामकरण अगर देखिए, गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन, फिर सुनिएगा, गैल्वनाइजिंग, ठीक है, फिर सुनिएगा, गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन, ये पूरा का पूरा गोवर्धन का नाम है दोस्त, ये ध्यान रखिएगा। और आगे आपको लिए चलते हैं। यहां पर अंदर हम करने वाले क्या है, इसको लॉन्च तो किया गया 2018 के आसपास, है ना, 2021 के आसपास नहीं, सॉरी, ये लॉन्च किया गया 2018 में, ठीक है, और 2018 में इसको लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य था जो बायोडिग्रेडेबल कचरे हैं, बायोडिग्रेडेबल कचरे का मतलब होता है बच्चा जो जैव अपघटनकारी हो, जैव अपघटक है, मतलब कहने का मतलब है जिन्हें जीवाणु वगैरह अपघटित कर लेते हैं, उनको हम क्या करते हैं, बायोगैस सिस्टम में डालते हैं। और बायोगैस सिस्टम से जिसे आप कंप्रेस्ड बायोगैस सीबीजी के नाम से जानते हैं, और इसकी मदद से जो मीथेन बनता है, ठीक है, उसका हम उपयोग करेंगे। और इसकी मदद से इस मीथेन का उपयोग जो होगा, क्योंकि किसानों द्वारा यह पूरा कार्य किया जा रहा है, तो इस मीथेन को बेचा जाएगा, इसको किसान बेचेगा और इससे उसके आय की प्राप्ति होगी। तो ये पूरा का पूरा लॉजिक है गोवर्धन स्कीम को लेकर। इसका पहल जो था, इसका उद्देश्य जो था, ग्रामीण क्षेत्रों में पूरी तरह से एक तरह से सीबीजी संयंत्र स्थापित करना था, जो आप यहां देख रहे हैं। इससे काफी जो इंडस्ट्रीज वगैरह थे, ये उनको आकर्षित भी करेगा। और गांव के स्तर पर वो किसानों से बात करेंगे, क्योंकि गांव में खेत होते हैं, गांव में गाय भैंस होती है, गांव में गोबर होता है, उनके वेस्ट मटेरियल होते हैं, गांव में बहुत सारे बायोमास भी होते हैं बच्चा, है ना। ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर बड़ी मात्रा में प्रयोग में लाई जाएंगी। अब देखिए यहाँ पर सरकार क्या कह रही है, जल शक्ति मंत्रालय सीधा क्या कह रही है, इस योजना को जो लॉन्च किया गया, इसके अंदर वो कह रही है जल शक्ति मंत्रालय कि गोवर्धन योजना से किसान 5 साल में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए तक कमा सकते हैं। तो ये काफी हद तक समझाने की कोशिश कर रहा है कि काफी हद तक जो हमारे किसान हैं उनको अच्छा खासा राजस्व की प्राप्ति होने वाली है इस केस में, जो मैंने अभी आपको शुरू में बोला था। अब आपको थोड़ा सा मैं डिस्कशन हाइड्रोजन ईंधन पे भी करना चाहूंगा, ठीक है। धीरे धीरे अब हम लोग, क्योंकि गैसीय ईंधन हम लोग अब समाप्त करने वाले हैं धीरे धीरे, तो गैसीय ईंधन में अभी कुछ चीजें और आपको मिलेंगी, ठीक है। फिलहाल भी तो हम लोगों ने सिर्फ कोल किया है, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर हाइड्रोजन ईंधन के बारे में भी बता देता हूँ। इवन आगे आपको चलूंगा तो मैं हाइड्रोजन पॉलिसी जो आई है उसको भी लेके हम लोग बात करेंगे, जहां पर हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन की बात करेंगे, ग्रे हाइड्रोजन की बात करेंगे, ब्लू हाइड्रोजन की बात करेंगे, उन सब के बारे में भी हम लोग धीरे धीरे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा कुछ चीजें और आपको बता दूं, हाइड्रोजन ईंधन में भी ध्यान दीजिएगा। हाइड्रोजन आप सबको पता है, हाइड्रोजन क्या है, इसकी कैलोरीफिक मात्रा सबसे ज्यादा होती है, एवरीबॉडी नो, ठीक है। एक चीज और बता दूं, ये शून्य उत्सर्जन ईंधन है, इससे 1% भी प्रदूषण नहीं होता है, जो कि आपको साफ साफ मैं पहले भी बता चुका हूं। और यहां पर आपको बताऊं, ये जो हाइड्रोजन है, जब ये जलता है तो यहां ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलता है, और अंत में इसमें बनता क्या है, ईंधन। और ईंधन के अलावा इसमें क्या बनता है, ठीक है, ईंधन के अलावा यहां पर क्या मिलता है, ऊष्मा। और उस ऊष्मा से आपको क्या मिला, वही ईंधन जो है, जो ऊष्मा के रूप में है, जिससे आपकी गाड़ी आगे चल रही है, ठीक है। ये प्राकृतिक गैस। अच्छा, ये हाइड्रोजन बनता कहां से है, तो जो प्रकृति में गैसेस, मान लीजिए सीएनजी मिलता है, तो सीएनजी से भी आप हाइड्रोजन बना सकते हैं। इवन इसके अतिरिक्त जैसे मान लीजिए परमाणु ऊर्जा, इसके अलावा बायोमासेस, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इन सब के उपयोग से हम कहीं ना कहीं हाइड्रोजन बना सकते हैं, जिसको मैं आपको ग्रीन हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन में, इन चीजों को अभी आगे की क्लास में दिखाऊंगा। आपने कोर्स लिया हुआ है, अभी आपको वो चीजें मिलेंगी, घबराइएगा नहीं। और आगे लिए चलते हैं। अब इसके अलावा अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, तो हाइड्रोजन को बहुत बड़े लेवल पे भी प्रयोग में लाया जा सकता है। अभी आगे के लेक्चर में आपको मिलेगा फ्यूल सेल के बारे में। फ्यूल सेल जहां पर हाइड्रोजन ही मुख्य ईंधन होता है, और फ्यूल सेल तो ऐसा ईंधन का स्रोत है जो छोटे से बैटरी से लेकर बड़े से रॉकेट के अंदर तक प्रयोग में लाया जा सकता है। इतना ही नहीं दोस्त, इसके अलावा हाइड्रोजन को आप सीधा ले जाकर जलाइए दहन इंजन में, कंबशन इंजन में, और उसमें निकालकर बिजली बनाइए। और प्लस इसके अतिरिक्त जो अंतरिक्ष यान है, जो लॉन्च व्हीकल्स हैं, अगर आप लोग अभी आगे पढ़ोगे, जब स्पेस टेक्नोलॉजी तक मैं पहुंचूंगा, तो मैं आपको क्रायोजेनिक इंजन के बारे में बताऊंगा। क्रायोजेनिक इंजन में एक्चुअल में लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन, ठीक है, प्रोडक्ट जो होता है हाइड्रोजन को ही हम द्रवित हाइड्रोजन को ईंधन के रूप में प्रयोग में लाते हैं। और द्रवित हाइड्रोजन की गुणवत्ता इतनी ज्यादा होती है दोस्त, कि इससे हम चंद्रयान 2 और यहां तक कि भविष्य में हमारे जो अंतरिक्ष स्टेशन है और जो गगनयान मिशन है, उसको भी सफल करने में हम उसका उपयोग कर सकेंगे। तो हाइड्रोजन ईंधन सच में भारत के लिए कहां तक जा सकता है, उससे कुछ उदाहरण मैंने आपको समझा दिया है। एक चीज बता दूं, हाइड्रोजन भंडारण हमारे पर्यावरण में फिलहाल प्रचुर मात्रा में, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का जो स्रोत है वो जल है, और सब जानते हो पृथ्वी पे 2/3 हिस्से पे जल है।
भारत में जल की कमी तो है नहीं, पहला चीज आपको मिल गया। साथ साथ जो मीथेन वीथेन जैसे हाइड्रोकार्बन होते हैं और अन्य जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, ये सब भारत में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। और यहाँ तक कि भारत सरकार ने तो ये टारगेट बनाया बच्चा कि हम लोग हाइड्रोजन को बना बना के जल से विदेशों को बेचेंगे और राजस्व की प्राप्ति करेंगे, राजस्व की प्राप्ति करेंगे। अब आप भी सोच रहे हो सर तो बड़ी मजेदार चीज होने वाली है, लिटरली बहुत मजेदार चीज होने वाली है। और आगे बढ़ो ना, और आगे बढ़ो। हाइड्रोजन को एक्चुअल में हम देखें तो हम इसको गैस के रूप में भी रख सकते हैं और तरल रूप में भी संग्रहित कर सकते हैं। ठीक है, गैस के रूप में भी हो सकता है और लिक्विड के रूप में। कंडीशन अप्लाई, लिक्विड के रूप में फिर वही प्रेशर, टेम्परेचर, वो सारी चीजें आपको समझ में आ रही हैं, ठीक है, वो ध्यान रखिएगा। और गैस के रूप में हाइड्रोजन के भंडारण के लिए है ना, फिलहाल उच्च दबाव और चीजें आपको मैंने पहले ही बता दी हैं, और ये क्रायोजेनिक जैसा तापमान भी जरूरत होती है। देखिएगा, याद रखिएगा, अगर हमें गैस के रूप में रखना है सुरक्षित तरीके से, तो थोड़ा दबाव रखकर उसको प्रेशराइज करके रखना पड़ेगा। और अगर लिक्विड के रूप में रखना है तब तो बहुत ज्यादा कम तापमान तक ले जाना होगा, यहां तक कि 252.8 -252.8 तक। ओके, -258.8 तक। जब आप क्रायोजेनिक इंजन पढ़ोगे तो मैं आपको बताऊंगा लिक्विड हाइड्रोजन को -263 डिग्री सेल्सियस तक ले जाते हैं और द्रवित ऑक्सीजन को -183 डिग्री सेल्सियस तक ले जाते हैं। सोचो, अगर हम हाइड्रोजन को द्रव के रूप में क्रायोजेनिक इंजन में रखना चाहते हैं, जो आपको आगे जीएसएलवी के तृतीय चरण में पढ़ाने वाला हूं, वहां आपको चीजें दिखेंगी। -263 समझ रहे हो आप, -263 ओके टेम्परेचर तक ले जाते हैं। अब देखिए, यहीं पर आपको बताता हूं ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए हाइड्रोजन उद्योग की क्या संभावना है, थोड़ा ये देखिएगा। मैंने अभी आपको बोला फ्यूल सेल के रूप में एक अच्छा विकल्प है। यहां तक कि इंदौर में क्या हुआ है मैं आपको दिखाता हूं। गेल आप जानते हो कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने इंदौर में साफ साफ क्या किया है, प्राकृतिक गैस प्रणाली के अंतर्गत हाइड्रोजन के सम्मिश्रण की भारत में पहली परियोजना की शुरुआत की है। यहां पर ईंधन में हाइड्रोजन को मिलाने की बात हुई है। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत अगर हम देखें तो गेल ने सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, जो शहरों में जो गैस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जैसे नहीं सीएनजी और एलपीजी जो पंप होता है, जो गाड़ियों में लोग भर भर के गाड़ियां चलाते हैं, उस तरह की चीजों की बात कर रहे हैं। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। नेटवर्क में हाइड्रोजन की मिलाकर प्रयोग में लाने की प्रथम शुरुआत हुई है। तो इंदौर में इस चीज की परियोजना की शुरुआत हो चुकी है। तो यहां भी आपको दिख रहा है हाइड्रोजन को लेकर हम लोग कितना ज्यादा जागरूक हैं और कितना भविष्य लक्षित हैं। अब यहां पर आपको लक्ष्य के बारे में बताया जा रहा है। लक्ष्य के बारे में सादा सीधा बताया जा रहा है कि 15% तक ग्रीन हाइड्रोजन को मिश्रित करने की योजना भारत सरकार बना रही है भविष्य में। तो दोस्त, ये सारी की सारी चीजें थी जो मैंने आपको यहां समझा दी हैं। अंत में इतना ही बोलूंगा, सारे के सारे पीडीएफ आपको यहां मिल जाते हैं। जिन बच्चों ने कोर्सेज लिए हैं वो जाकर इन पीडीएफ को टेलीग्राम से ले लें। साथ ही साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी मुझे लगातार फॉलो करें, क्योंकि इंस्टाग्राम पर मैं बार बार आपके साथ लाइव भी आता हूँ। कोर्सेज से जुड़े हुए जिस तरह की दिक्कतें होती हैं, ज्यादा दिक्कतें होने पर मैं आपके साथ लाइव आकर आपके डिस्कशन करता हूं। ये YouTube का चैनल है जहां पर आप मेरे साथ हमेशा जुड़े रहेंगे। विज्ञान, तकनीकी, पर्यावरण, एग्रीकल्चर और हेल्थ एंड डिजीज, ये सारे के सारे टॉपिक्स के करंट वीडियोस आपको यहीं मिल जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो कोर्सेज हैं जो आपको दिए जा रहे हैं, सारे के सारे मेरे कोर्सेज आपको पूर्वांचल इस ऐप पे हैं। आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं। कोर्सेज मैंने 999 में लॉन्च किया था, धीरे धीरे मैंने उसके टाइम ड्यूरेशन आपको बढ़ाता गया। अभी इस टाइम ड्यूरेशन को मैं 5 अक्टूबर तक वैलिड कर रहा हूं। 999 तक आप कोर्स ले सकते हैं विज्ञान तकनीकी की पूरी श्रृंखला को। ये वीडियो जो है वो मैं यूट्यूब पे अपलोड भी कर रहा हूँ, जिससे आपको पता चल जाए कि यहाँ पर गुणवत्ता क्या है। इस तरह की गुणवत्ता ना आपको क्लास में दी गई है किसी भी जगह पर जहाँ मैंने क्लासेस ली हैं, और ना ही किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। क्यों? क्योंकि वहाँ पर समय सीमा होती है, उतने समय में आपको क्लास खत्म करना होता है। यहाँ पर मुझे कोई समय सीमा नहीं है। मैं आराम से निश्चिंत होकर एक एक चीज को विज्ञान तकनीकी में ढंग से पढ़ाने वाला हूं, और सब अच्छी तरह जानते हैं। पहले यूनिट के पीटी के क्वेश्चंस, मेन से क्वेश्चन डिस्कशन कर चुका हूं। जैसे ही दूसरा यूनिट खत्म होगा, ऊर्जा, जिसमें बहुत बड़ा चैप्टर है, अच्छा खासा टाइम लगने वाला, 1 हफ्ते और लगने वाले हैं, इसमें पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस करेंगे। यानी आपको इसके अलावा कुछ और करने की आवश्यकता ही नहीं है। सिर्फ मुझे पढ़िए, मुझे सुनिए, मुझे पढ़िए, वही किताब जो मैंने आपको रिकमेंड किया 6th एडिशन, और साथ साथ क्वेश्चन पेपर लगाइए। बस आराम से निश्चिंत बैठे रहिए। और साथ ही साथ आगे आपको इन्वायरमेंट, एग्रीकल्चर और बायोलॉजी, ये सारी की सारी क्लासेस धीरे धीरे मिलेंगी। बिल्कुल प्रेशर में मत आइए, पहले मुझे ये कोर्स खत्म करने दीजिए। पर ध्यान रखिएगा दोस्त, ये प्राइज वाला केस आपके लिए खतरनाक हो सकता है। जिनके भी बच्चों को बताना हो बता दीजिएगा। यहाँ पर मेरे फेस टू फेस क्लासेस हैं, जहाँ पर गोरखपुर में मैं आपको फेस टू फेस कक्षाएं देता हूँ। पूरी दिल्ली की संपूर्ण टीम आपको पूरी कक्षाएं देती है फेस टू फेस, और मैंने गोरखपुर में रहकर वो कर दिखाया है जो वहाँ 20 साल से लोगों ने करके नहीं दिखाया है।
या तो वहाँ के लोकल फैकल्टीज दिखाते हैं या फिर ऊपर से शुरुआत में बुलाते हैं। हमने गोरखपुर में A to Z जितने भी नामी गामी संस्थाओं में पढ़ाने वाले अध्यापक हैं आपको यहाँ पर फेस टू फेस कक्षाएं दी हैं, जो मैं आपको पिछले 5 सालों से दे रहा हूँ। इसके अलावा ये किताब है, इंग्लिश हिंदी दोनों में आती है, इसे आप ले लेंगे। फिलहाल पिक्चर्स यहाँ पे इंग्लिश का लगा हुआ है, किताब हिंदी में भी अवेलेबल है, मार्केट में आ चुकी है। और इस वीडियो को बिल्कुल, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा इस वीडियोस को, और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइएगा भविष्य के आगे के नोटिफिकेशन के लिए। धन्यवाद दोस्त मुझ पर भरोसा करने के लिए। कोर्स जल्दी लीजिएगा, दोस्तों को ज़रूर बताइएगा। अब पता नहीं आप ये कोर्स लेते समय प्राइस 499 में मुझे सुन रहे हैं या 999 में या किसी और रेट पे, तो ध्यान रखिएगा ये आपकी डेस्टिनी है। समय के साथ जो चीज़ें थी मैंने आपके लिए की हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म में आपने बहुत सारे फीसेस दिए थे, तो फीस दिए थे तो वहाँ भी मैंने आपको सुरक्षित कर दिया था, कुछ ना कुछ तो फीस देना पड़ेगा, क्योंकि आप सीरियस नहीं होंगे मैं फ्री में कोर्सेज आपको नहीं दूंगा। क्योंकि फ्री की वैल्यू क्या होती है मुझे पता है। यूट्यूब्स वगैरह पे जितनी भी क्लासेस आपको फ्री में दिए जाते हैं उसकी गुणवत्ता वही होती है जो आप समझ सकते हैं, और जो पेड और थोड़ी कोर्सेज होते हैं वहाँ पर सीरियसनेस आपको ज़्यादा मिलती है। मेरे ख्याल से इतने तो समझदार आप सब हैं ही हैं। तो धन्यवाद दोस्त, अगले लेसन में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, और हाँ मुझ पर भरोसा करें। कुछ करने आया हूँ, कुछ करके जाऊँगा। धन्यवाद।